ओके सर। नमस्कार दोस्तों, मैं एस के अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आइए हम जानेंगे कि थोड़ी सी कोशिश के द्वारा अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम काइजन के बारे में जानते हैं कि काइजन एक जापानीज शब्द है। काई जन दो शब्दों से मिलकर बना है, काई प्लस जैन। काई का मतलब है मॉडिफाई और चेंज। जैन का मतलब है टू मेक बेटर। इट मीन्स टू मेक बेटर, अर्थात कार्य करने के प्रोसेस को बदलाव के द्वारा निरंतर सुधार करना, और चेंज फॉर बेटरमेंट। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेफ्टी में जहाँ पर हम मशीनों पे काम करते हैं तो उसमें से चिप्स निकलते हैं। वो चिप्स ह्यूमन को इंजरी कर सकते हैं, चोट लगा सकते हैं। तो उसके सामने हम मशीन के बैरिकेडिंग कर देते हैं, जिससे कि जो भी चिप्स निकलें वो ऑपरेटर को घायल ना करें। अब हम क्वालिटी के बारे में काइजन का एक एग्जाम्पल देंगे आपको। हमारी गाड़ी में आउटर पार्ट्स होते हैं, डोर है, फेंडर है, उसमें काम करने के दौरान स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो एक काइजन ये किया गया कि हम फेंडर के कार के फेंडर को कवर के द्वारा कवर कर दें, और जिससे कि उस पर करने के दौरान स्क्रैच ना पड़े। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मटेरियल की डिलीवरी। जो हमारा मटेरियल आता है, जनरली पहले मटेरियल को हम लोग किसी बिन में भर के, किसी बोरे में भर के या किसी कार्टन में भर के सप्लाई करते थे। लेकिन उससे ऑपरेटर का मूवमेंट एक्स्ट्रा होता था। पहले बिन को कार्टन को खोलेगा, फिर उसको मटेरियल सप्लाई करेगा। तो इसके लिए काइजन ये किया गया कि हम उस मटेरियल को बिन में ही सप्लाई करें, जिससे कि ऑपरेटर का ज़्यादा ऑपरेशन ना हो, उसका मूवमेंट ना हो। और एक हम काइजन और भी हमारा है एग्जाम्पल, कि अगर जो ऑपरेटर्स, जो एम्प्लॉइज अच्छा काम करते हैं, इनका अगर उनकी अटेंडेंस अच्छी है तो हम उनको एक रिवार्ड के द्वारा भी उनको अगर प्रोत्साहित करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे और कंपनी भी हमारी आगे बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं 5S। 5S हम सब लोग अगर हम देखें तो अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके में करते हैं, लेकिन ये जापानीज शब्द है। इसको हम वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं कि 5S ये कहाँ से बना है। पहला ऐसा है शेरी। शेरी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब कि छटाई करना। दूसरा है सेतोन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स। तीसरा शिशु, क्लीनिंग। चौथा ऐसा है स्टैंडर्डाइजेशन। पांचवा है शित्सुके, सेल्फ डिसिप्लिन। आइए हम इसको वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शेरी सॉर्टिंग, हमारे पास काम करते करते कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे कुछ सामान इकट्ठा हो जाता है कि जिसकी जरूरत हमको काफी समय बाद पड़ती है, या कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी जरूरत का नहीं होता है। तो इसमें हमें अच्छे सामान और खराब सामान, वांटेड और अनवांटेड सामान को अलग अलग करना पड़ता है। एक बार अनवांटेड सामान को अलग करके हम उसकी लिस्ट बनाकर और डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट करते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जो मटेरियल चाहिए होता है वो हमसे आकर ले लेगा। उसके बाद जो मटेरियल बचेगा हम उसकी लिस्ट बनाकर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके उसको स्क्रैप कर देंगे। ये हमारा पहला असर है। दूसरा असर है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स। अभी हमने पढ़ा कि पहले अस में कि हम खराब मटेरियल और अच्छे मटेरियल को, काम के मटेरियल को और बेकाम के मटेरियल को अलग करके हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे पास अच्छा मटेरियल बचा है जो हमारे रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होता है। अब हम उसको अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे कि उसकी हर कंपोनेंट की एक लोकेशन बनाएंगे। उसको हम साइन बोर्ड के द्वारा, कलर कोड के द्वारा
उसको दिखाएंगे कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर है, और उस पर लेबल्स लगा देंगे जिससे कि किसी भी ऑपरेटर को मटेरियल को ढूंढने में परेशानी ना हो। दूसरे, जब वो मटेरियल हमारे पास आए, नया फ्रेश मटेरियल आए, तो हमें उसको उस लोकेशन पे रखने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा हमारा है सीसो, क्लीनिंग। जनरली क्या होता है, हम अपना काम खत्म करने के बाद अपना स्टेशन को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जो कि हमारे साथी को काम शुरू करेगा तो उसको परेशानी होगी। तो हमें ये भी अपनी एक प्रैक्टिस में लेके आना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, काम करने के बाद उन टूल्स को, उस स्टेशन को, उस एरिया को अच्छी तरीके से साफ करके जाएं। उससे एक ये फायदा होगा कि हमारे जो टूल्स हैं जिनमें हम काम ले रहे हैं वो सही हालत में दूसरे साथी को मिले। नेक्स्ट है साइकेत्सु, स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको और एक विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम उसको और एक आगे बढ़ेंगे कि जिससे कोई भी ऑपरेटर काम कर रहा है, किसी को मटेरियल लेने के लिए जाना है, या कोई बाहर का आदमी आ रहा है, वेंडर आ रहा है, उसको मटेरियल रखना है, तो हम उसको विजुअल डिस्प्ले कर देंगे जिससे कि उसको लोकेशन को ढूंढने में आसानी रहे। कलर कोडिंग कर देंगे जिससे कि वो कलर कोड के हिसाब से मटेरियल को रखे। कलर कोडिंग करने का यहाँ पे एक फायदा और भी है कि अगर हम उसको डे वाइज कलर कोडिंग कर दें, मंडे को हमारा येलो कलर रहेगा, ट्यूसडे को ब्लैक रहेगा, जो उसके ऊपर टैग आता है, तो इससे भी हमें अपने मटेरियल को यूज करने में आसानी रहती है। पुराने मटेरियल को पहले इस्तेमाल करना है, जो मटेरियल नया आ रहा है उसको उसके बाद इस्तेमाल करना। उससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई भी हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई है तो हम उस प्रोडक्ट को देख लेंगे कौन से वो कंपोनेंट हमारा कब सप्लाई हुआ था। उस वेंडर, उस कंपोनेंट के वेंडर को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई है, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको अर्ली डिटेक्ट, हम उसको जल्दी निकाल सकते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है। जेब्रा क्रॉसिंग, हमें मालूम है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल यात्री क्रॉस करते हैं। जैसे ही जेब्रा क्रॉसिंग आता है हम अपनी गाड़ी को रोक करके खड़े हो जाते हैं और पैदल यात्री को पहले निकलने देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल आता है तो अगर रेड सिग्नल है तो हम गाड़ी को रोकते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमारा ग्रीन सिग्नल होगा तो हम उसको आगे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे चलेंगे। ये एक विजुअल डिस्प्ले ही है जिसकी सहायता से हमें किसी से पूछने की या कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। अभी तक हमने 4S की है, अब 4S करने का अगर हम, जब भी फायदा है कि जब हम इसको अपनी आदत में डालें। अगर हम इसको अपनी आदत में डालेंगे तो जो हमारे साथी लोग काम करने वाले हैं, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे सहपाठी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी आदत पड़ेगी कि हमें ये आदत जो है अपनी रोजमर्रा के काम में डालनी है। नेक्स्ट हम करेंगे बात 3M प्रिंसिपल। ये भी एक जापानीज शब्द है। इसमें जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है कि जिसको कि हमें मालूम नहीं चलता है कि हमारी वेस्टेज हो रही है। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग में अगर वेस्टेज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला मुरा, मुरी और मुदा। आइए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मुरा, मुरा असमानता। मान लीजिए अब कोई भी एक काम को करने के कई तरीके हैं। यहाँ पे एक ये रीजन ये होता है इसका कि अगर हमने उसको, ऑपरेटर को, काम करने के बारे में डिटेल में नहीं बताया है कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो इसमें जो ऑपरेटर काम कर रहा है काम तो पूरा करेगा लेकिन उस काम को करने में या तो क्वालिटी में डिफेक्ट आएगा या उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक ऑपरेटर बोल्ट को टाइट करने के लिए स्पैनर का इस्तेमाल कर रहा है, और वो स्पैनर से इतना टाइट कर रहा है कि उसको टॉर्क रिंच की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि प्रोसेस ये नहीं कहता हमारा। और दूसरा ऑपरेटर
लाइन पे बोल्ट टाइट कर रहा है नट रनर से, उसके बाद वो टॉर्क रिंच वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन हम नट रनर से जब टाइट करेंगे तो उसकी एक वैल्यू होगी, उससे ज्यादा नट रनर मशीन टाइट नहीं करेगी, हमको टॉर्क रिंच उसके बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो पहले वाला ऑपरेटर मार्किंग बोल्ट को टाइट करने के बाद मार्किंग लगा रहा है, और दूसरा ऑपरेटर टॉर्क करने के बाद मार्किंग नहीं मार्कर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रोसेस की अनइवननेस है, हमने उसको बताया नहीं ऑपरेटर को कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। दूसरा है मुरी। मुरी का मतलब है कि हम उसकी क्षमता से ज्यादा काम ले रहे हैं, चाहे वो मशीन हो चाहे वो ऑपरेटर हो। अगर उस ऑपरेटर की क्षमता काम करने की है 8 घंटे की है, 8 घंटे में उसे 400 प्रोडक्ट बनाने हैं, और हम उसको बोलें कि तुम आज 500 प्रोडक्ट बनाओ, हो सकता है वो एक दिन 2 दिन बना दे, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारा मशीन है, मशीन पे अगर हमारी मोटर की कैपेसिटी 2 किलोवाट की है और हम उसको ऐसा काम दे रहे हैं कि जिसमें कि मोटर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, क्या होगा? मोटर कुछ दिनों बाद हीट होगी और वो मोटर जल जाएगी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जिस मशीन पे काम ले रहे हैं, जिस ऑपरेटर से काम ले रहे हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या क्षमता है। तीसरा हमारा है मुदा। मुदा, इसको जापानीज भाषा में वेस्ट बोलते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे करने से प्रोडक्ट में क्वालिटी वैल्यू ऐड नहीं होती है। कोई भी कार्य जिसकी कॉस्ट उत्पादन की कॉस्ट के साथ नहीं जोड़ी जाएगी। आइए हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 7 टाइप के वेस्ट होते हैं, इसको कि हम टिम वुड के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा मोशन, चौथा वेटिंग, फॉर वर्क या मटेरियल के लिए इंतजार कर रहे हैं, पांचवा ओवर प्रोडक्शन, छठा ओवर ऑपरेशन या रीप्रोसेसिंग, सातवां डिफेक्ट। आइए हम इसको वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसका रॉ मटेरियल बहुत दूर से आ रहा है और हमारा दूसरा कंपटीटर के पास मटेरियल पास से आ रहा है। हो सकता है इसका रॉ मटेरियल पास में भी प्रोड्यूस होता हो, दूर से भी होता हो, या दोनों के दूर से होते हों। तो पहले वाले जो हमारा कंपटीटर है उसने क्या किया है कि अपने वेंडर को बोला कि मेरे को तो मटेरियल इस कॉस्ट पे चाहिए, आप दे सकते हो या नहीं दे सकते। उसने क्या किया, अपना एक वेयर हाउस फैक्ट्री के पास में खोल लिया और मटेरियल वहां पे स्टॉक करने के बाद जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मुझे सप्लाई करता जा रहा है। तो अगर हम अपना रॉ मटेरियल को की कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम उसे कम कर सकते हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारा है इन्वेंट्री। अब यहाँ पे देखिए आप इन्वेंट्री में कैसे एक ट्रैक्टर पे मटेरियल आ रहा है और ट्रैक्टर वालों को समझाने के लिए कि कहाँ पे जाना है आपको, एक ऑपरेटर खड़ा हुआ है। उसके बाद वो उस मटेरियल को ट्रॉली पे उतार रहा है, ट्रॉली पे उतारने के बाद फिर उस मटेरियल को वो जहाँ पे उसकी लोकेशन है वहां पर रख रहा है। रखने के बाद अब देखिए इसमें कितने आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं। रखने के बाद जब उसको लाइन पे वो मटेरियल की सप्लाई चाहिए तो 2 ऑपरेटर उस मटेरियल को रैक में से निकाल के ट्रॉली में रख रहे हैं और उसको स्टेशन पे ले करके जा रहे हैं। अब इस एक्टिविटी में कितने आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप देखिए ध्यान से, 6 आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे कि 1 आदमी की जरूरत है। और हमारा जो इन्वेंट्री है वो भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें मटेरियल की जरूरत है, हम सीधा मटेरियल लाइन के ऊपर कन्वेयर के द्वारा वहीं पर ही सप्लाई कराएं। ऑपरेटर अपना मटेरियल आगे से निकाल करके खाली बिन की जगह में डालता रहेगा, और हमारे को जो इसमें मैन पावर लग रही है या इन्वेंट्री हमने इकट्ठी की हुई है वो हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मोशन। अब एक काम को करने के लिए हमें अगर काफी चीजों को ढूंढना पड़े तो वो भी हमारी वेस्टेज है।
जो कि हमें इस चीज का पैसा हमारा कस्टमर नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारा वेटिंग। अब देखिए यहाँ पे कैसे दो आपको फोटो दिखा रहे हैं, उसमें देखिए वेटिंग कर रहे हैं, एटीएम मशीन पे लोग खड़े हुए हैं कि एक आदमी पैसा निकाल रहा है और बाकी 3 लोग और एक बच्चा साथ में उसका इंतजार कर रहा है। क्या हम कस्टमर हमें इस चीज का पैसा देगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आधा घंटा, तो आधे घंटे के मेरे पैसे 500 रुपये बनते हैं, क्या मेरे को कोई कस्टमर देगा? कस्टमर हमको पैसा नहीं देगा। हमें इस टाइप की एक्टिविटी को भी एलिमिनेट करना चाहिए कि लाइन पे अगर एक ऑपरेटर काम करके खड़ा हुआ है और पीछे वाले साथी के काम का इंतजार कर रहा है, तो हमें उसके काम को इस तरीके से बांटना चाहिए कि दोनों का काम बराबर हो और कोई आदमी किसी का इंतजार ना करे। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। देखिए आपको यहाँ पे हमारी यहाँ पे सीधा सा एक फार्मूला है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। अगर मेरी डिमांड 1000 पीस की है और मैं रोज 1200 पीस बना करके अपने स्टॉक में रख रहा हूँ, तो मैं 2 दिन 4 दिन महीना भर तो ठीक है, मैंने अपना स्टॉक बना लिया है, लेकिन क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? करने से मुझे क्या नुकसान होगा? जो मैंने पैसा अपना प्रोडक्ट बना के स्टोर कर दिया, क्या मुझे उस पर बैंक का ब्याज नहीं देना पड़ेगा? तो वो भी वेस्टेज है। हमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपना प्रोडक्शन प्लान को भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस। अब देखिए एक प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कितने लोगों की मीटिंग बैठी हुई है। कोई आदमी सिगार पी रहा है, कोई आदमी हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है। तो इस तरीके के काम को, जिसमें अगर प्रोसेस हमें फाइनल करना है, जिस आदमी की जरूरत है हमें उसी आदमी को बिठा करके उसके साथ बात करके उस प्रोसेस को फाइनल करना चाहिए। नेक्स्ट करेक्शन। अगर हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और हमने उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो आप देखिए एक किसी ने कैटली खरीदी है और उस कैटल का हैंडल टूट गया। टूटने के बाद वो लेडी फोन कर रही है कि मेरे कैटल का हैंडल टूट गया। अब उसके कस्टमर को सेटिस्फाई करने के 2 तरीके हैं, या तो हम उसको नई कैटल दें या उस कैटल का हैंडल को रिपेयर करवाएं। इसमें हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर हम नई कैटल देते हैं तो हमारी वो कैटल स्क्रैप हो गई। अगर हम किसी ऑपरेटर को भेजते हैं उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, तो वो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें अपने प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोसेस को भी चेक करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मास प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट ना आए। इस तरीके से इन 7 चीजों को हम चेक करके अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और जो वेस्ट हो रही है उसको हम जीरो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3G प्रिंसिपल की। 3G स्टैंड्स फॉर 3 जेन प्रिंसिपल। ये भी एक जापानीज टेक्निक है, जिसके कि हम कोई भी अगर हमें समाचार मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर ये काम गलत हो गया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई उसको ऐसे करके ठीक कर लो आप। जबकि हमारा 3G क्या कहता है कि आप एक्चुअल प्लेस पे जाइए, वहां जाके देखिए और फिर एक्शन लीजिए। इसमें पहला जी है गेंची। गेंची, गो टू द एक्चुअल प्लेस। गेंबुत्सु, सी द एक्चुअल थिंग। गेंजित्सु, टेक अ नेसेसरी एक्शन। इट आल्सो नोन एज 3 जेन प्रिंसिपल। इसमें हमें यही दिखाता है कि हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है तो हमें अपनी कुर्सी से पे बैठ के उसका सोल्यूशन ना दे करके हम उसको जा करके देखें और उसका सोल्यूशन दें। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारी एक गाड़ी चेसिस लाइन पे, हमें मालूम चला कि गाड़ी चेसिस लाइन पे आई और वो गिर गई। एक्सल फिटिंग के दौरान वो गिर गई। अब हमने जाकर के देखा कि वो क्यों गिरी। हम पहले उस जगह पे गए, जाके देखा क्यों गिरी। उसका कारण मालूम चला कि उसमें एक क्लच वायर होती है जो कि उसमें फंस गई थी, और फंसने के दौरान जैसी वो गाड़ी आगे चली और वो गाड़ी नीचे गिरी। अब हमने उसके लिए क्या एक्शन लिया कि हमने उस वायर को रूटिंग करके एक लोकेशन बना दी कि ये वायर फिट करने के बाद ऑपरेटर को इस रूट पे रखनी है, जिससे कि वो वायर किसी
और गाड़ी के द्वारा फंसे ना और गिरे ना, गाड़ी गिरे ना। अब नेक्स्ट हमारा है 3K प्रिंसिपल। 3K प्रिंसिपल में सीधा सा है, 3K स्टैंड फॉर व्हाट हैज बीन डिसाइडेड मस्ट वी फॉलो एज पर स्टैंडर्ड। तो इसको हम अब पढ़ेंगे कि मेरा पहला के है कि मेरा कोतोगा व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। दूसरा के है क्योहन दोरी एग्जैक्टली एज पर स्टैंडर्ड। तीसरा के है किचिन तो मामोरू मस्ट बी फॉलो। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि व्हाट हैज बीन डिसाइडेड मस्ट बी फॉलोड एज पर स्टैंडर्ड। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हमें 4 बोल्ट टाइट करने हैं, चारों बोल्ट का टॉर्क वैल्यू अलग अलग है। अब हमें इसको जैसा हमें और निर्देश दिया गया है कि हमें पहले बोल्ट को 45 न्यूटन पे टाइट टॉर्किंग करनी है, दूसरे बोल्ट को 25 न्यूटन मीटर पे, तीसरे बोल्ट को 55 और चौथे बोल्ट को 65 पे। जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ही गन से बोल्ट टाइट कर देते हैं और उसको एक ही टॉर्क रेंज से टाइट कर देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें इसमें जो भी हमें निर्देश दिया गया है हमें उसका पालन करना। थैंक यू।